हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला टॉपिक जो कि रे ऑप्टिक्स का ही कंटिन्यूएशन है। ये है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखने समझने के पहले हमें एक दूसरा छोटा सा टॉपिक पढ़ना है जो कि है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई। तो यहाँ हमें ह्यूमन आई बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, उन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करने वाले हैं। बस ह्यूमन आई क्या करता है, किस तरीके से इमेज फॉर्म करता है, उसका हल्का फुल्का एक एलिमेंट्री आइडिया आपको होना चाहिए। तो ये है, मान लेते हैं हमारे पास ये हमारी ह्यूमन आई है। ठीक है। तो ह्यूमन आई का ये जो फ्रंट सेक्शन होता है ये कॉन्वेक्स लेंस जैसा एक्ट करता है। ठीक है। और ये जो पीछे स्क्रीन है, इस स्क्रीन का नाम रेटिना होता है। ठीक है। ये ठीक है ना। इसी रेटिना के ऊपर इमेज बनता है। ठीक। तो हमारी ह्यूमन आई कैपेबल होती है किसी दूर दराज यानी कि इंफिनिटी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट का भी इमेज बनाने के लिए। ठीक है। और एक नजदीक से नजदीक भी एक डिस्टेंस होता है जिसे हम लोग अभी आगे चल के लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन नाम से डिफाइन करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस होता है जिसके लिए हमारा ह्यूमन आई कैपेबल होता है इमेज फॉर्म करने के लिए। ये इमेज कहां फॉर्म होता है? तो आंसर इज इमेज फॉर्म होता है रेटिना पर। ठीक है। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं सबसे पहले कि ये दूर दराज रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये काफी दूर है ह्यूमन आई से। ठीक है। तो हमारी ह्यूमन आई क्या करती है कि जैसे इस ऑब्जेक्ट से आने वाली ये एक लाइट रेडिएशन इस कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू ऐसे होकर गई, इस ऑब्जेक्ट का नाम निकाल देते हैं ए बी। तो इसके लिए यहां पर ऐसा ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म हो जाता है। ठीक है। ये ऐसा एक इमेज फॉर्म हो गया। ओके ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट इस सिचुएशन में कहां पर है? इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी पर भी रखे हुए ऑब्जेक्ट की साफ सुथरी इमेज हमारा ये ह्यूमन आई फॉर्म कर सकता है। आप रफली बस आपकी जानकारी के लिए ये वाली बात ध्यान रख सकते हैं कि ये जो हमारा ह्यूमन आई है ये लगभग स्फेरिकल शेप का होता है और इस स्फेयर की जो डायमीटर होता है, इस स्फेयर के लिए जो डायमीटर होता है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर के बराबर का होता है। ठीक है। तो इस ह्यूमन आई को एक बार के लिए कॉन्वेक्स लेंस ट्रीट करते हुए u की वैल्यू यदि आप माइनस इंफिनिटी ले लें, v की वैल्यू यदि आप प्लस 2.5 ले लें, v इज इक्वल टू प्लस 2.5 सेंटीमीटर ले लें, तो फोकल लेंथ भी कितना आएगा? प्लस 2.5 सेंटीमीटर। कौन से फॉर्मूले से? तो 1/v माइनस टाइम्स ऑफ 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये तो लेंस ही है ना, तो लेंस इक्वेशन तो लगा ही सकते हैं। तो इस ह्यूमन आई के लिए ये 1/u हो गया था 0, तो फोकल लेंथ की वैल्यू v के बराबर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर है। तो अभी इस सिचुएशन में हमारे ह्यूमन आई का पावर कितना है? तो पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, यानी पावर की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलेंगे 1/2.5, ये उड़ा दीजिए 10। ये जो फोकल लेंथ है ये किस में है? ये तो सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? मीटर में। ठीक है। इसको लेके चलते हैं ऊपर, तो ये आ रहा है 1000/25। ठीक है। कितना हो गया? 40। तो इस सिचुएशन में ये जो पावर है हमारे ह्यूमन आई का वो है 40 डायोप्टर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये वाली बात सही है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि हमारी ह्यूमन आई के लिए एक ऐसा डिस्टेंस हम लोग डिफाइन करते हैं। फिर से देखिएगा कि ये हमारी ह्यूमन आई, ये रेटिना, ठीक है, और हमारी ह्यूमन आई के लिए हम लोग एक डिस्टेंस डिफाइन करते हैं जो हमारे ह्यूमन आई से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये जो 25 सेंटीमीटर की दूरी है हमारे ह्यूमन आई से, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं दिस इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन से मेरे कहने का मतलब है कि हमारी ह्यूमन आई से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट हमें सबसे साफ सुथरा दिखाई देता है। यदि आप इस ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से आगे कर देते हैं, ठीक है, तो इमेज तो फॉर्म होगा, लेकिन वो बनने वाले इमेज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो इन शॉर्ट आप समझ लीजिए जैसे ब्लरी इमेज होगा, वो हमें साफ सुथरा नहीं दिखाई देगा। हाँ, अनलेस यदि किसी सवाल में ही आपको बता दिया गया है कि जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन वैसे तो 25 सेंटीमीटर होता है, यदि नहीं बताया गया है कुछ तो आपको कितना लेकर चलना है? 25 सेंटीमीटर। यदि किसी सवाल के अंदर बोल दिया गया है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन 20 सेंटीमीटर ले लीजिए,
तो उस क्वेश्चन के अंदर आप 20 ले लेंगे। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो फिर से समझिए कि ये जो 25 सेंटीमीटर है ये हमारी ह्यूमन आई के लिए वो डिस्टेंस है जहां पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की सबसे क्लियर, ब्राइट, साफ सुथरी, इंटेंस इमेज हमारी ह्यूमन आई पर फॉर्म होता है। ठीक है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ए बी है तो उसके लिए ये बनने वाला इमेज ऐसा ए डैश बी डैश है। ओके, ऑब्जेक्ट को 25 से आगे कर सकते हैं क्या? करने को तो कर सकते हैं, बट इमेज फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अनलेस अनटिल सवाल में मेंशन्ड हो। ऑलराइट ऑलराइट, तो ये 25 सेंटीमीटर क्या हो गया? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन हो गया। ठीक है, ये रख लेना है। अब इस सिचुएशन के लिए यदि आप u की वैल्यू लिख दें -25 सेंटीमीटर और यहां पर इमेज फॉर्म जो है, तो वो इमेज तो अभी कहां पर फॉर्म होगा? रेटिना पर ही फॉर्म होगा। यानी हमारे ह्यूमन आई के लिए ये वाला डिस्टेंस तो फिक्स है ना कि दिस इज 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो जरा बताइएगा कि अभी के लिए u इज इक्वल टू -25 और v इज इक्वल टू +2.5 सेंटीमीटर। तो क्या अभी हम लोग फिर से फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए अभी के लिए फोकल लेंथ कितना आएगा? तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस टाइम्स ऑफ 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो v कितना हो गया? 1/2.5 माइनस u कितना हो गया? -25। दिस इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ f। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये उड़ा देते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है कितना? 11/25 इज इक्वल टू 1/f। तो फोकल लेंथ कितना हो गया? फोकल लेंथ हो गया 25/11। फोकल लेंथ कितना हो गया? 25/11। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो इस सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था इंफिनिटी पर तब भी एक साफ सुथरी इमेज रेटिना पर फॉर्म हो रही थी। हमारा ह्यूमन आई इस सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ होता है तो इस सिचुएशन में ये जो हमारी ह्यूमन आई है, आप ऐसा कह सकते हैं कि इस समय हमारी आंखों में कोई भी स्ट्रेस नहीं है। तो इसे हम लोग कहते हैं दिस इज लीस्ट स्ट्रेन्ड। लीस्ट स्ट्रेन्ड या इसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कि हमारी ह्यूमन आई मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट में है, मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट में। ठीक है ना? ये और ये जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर आ गया था तो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन है। इसी सिचुएशन में जो हमारी ह्यूमन आई है वो मोस्ट स्ट्रेस्ड होता है, मोस्ट स्ट्रेस्ड होता है। मोस्ट स्ट्रेस्ड बोल दीजिए या लीस्ट रिलैक्स्ड बोल दीजिए, एक ही चीज है। समझ गए दोनों में डिफरेंस? तो अब जो मेन प्राइमरी बात है जो ह्यूमन आई के कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना है वो ये है कि ह्यूमन आई दूर दराज रखी हुई ऑब्जेक्ट की भी साफ सुथरी इमेज बनाता है और मिनिमम डिस्टेंस जो है वो है 25 सेंटीमीटर का, वहां पर रखी हुई भी इमेज रेटिना पर साफ सुथरी बनती है। ठीक, इस सिचुएशन में आंखों में कोई स्ट्रेस नहीं होता है, बिल्कुल रिलैक्स्ड आई होती है। इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा आंखों पे फटीग पड़ रहा होता है, स्ट्रेस्ड होता है। ठीक है, और इस सिचुएशन में जो फोकल लेंथ है वो कितना है? तो फोकल लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। तो पावर कितना है? पावर है 40 डायोप्टर के बराबर का। तो क्या यहां पर भी हम लोग पावर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस सिचुएशन के लिए पावर में इधर लिख देता हूं कि अभी के लिए पावर कितना होगा? तो पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, यानी कि पावर इज इक्वल टू 1/25/11। तो ऊपर चला गया इंटू 10⁻⁻²। तो ऊपर ही लिख देता हूं 100। ये 25 से 4 तो पावर आ गया 44 डायोप्टर, 44 डायोप्टर। तो कुल मिला के समरी ये है कि हमारी ह्यूमन आई अपने आंखों के फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। कहां से कहां के बीच में? तो फोकल लेंथ 2.5 से 25/11 सेंटीमीटर के बीच में चेंज कर सकता है। ठीक, हेंस पावर 40 से 40 डायोप्टर के बीच में वेरी कर सकता है। ओके, ठीक है। तो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन और इसी को ये जो हमारी ये जो आंखों की सिचुएशन है जहां पे आंखें मैक्सिमम रिलैक्स्ड स्टेट है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो ये दोनों केसेस याद रखिएगा क्योंकि हमारे जो आगे आने वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, तो हम लोग इन्हीं दो केसेस के बारे में बात करते हैं, इन्हीं दो केसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा टर्म हम लोग और डिफाइन कर लेते हैं जिसे कहते हैं विजुअल एंगल। विजुअल एंगल, ठीक है, क्या होता है ये विजुअल एंगल? देखिए, तो ये है हमारी ह्यूमन आई, ये आंखों के सामने का लेंस। ठीक है, ये यहां पर पड़ा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी
और इस ए बी ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट रेडिएशन आया और ये रेटिना पर यहां पर इमेज बन गया ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल थीटा है, उसी एंगल थीटा की कैलकुलेशन इज कॉल्ड विजुअल एंगल। ठीक है, मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कुछ x डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, हमारे ह्यूमन आई से ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? ऑब्जेक्ट की हाइट है h। ठीक, तो यहां पर यदि आपसे कोई पूछ ले कि विजुअल एंगल क्या है, तो विजुअल एंगल इज कैलकुलेशन ऑफ दिस tan थीटा। तो ये tan थीटा कितना है? tan थीटा है h बाई x के बराबर का। tan थीटा कितना है? h बाई x के बराबर का। ठीक है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू, इस पॉइंट का नाम यदि मैं O निकाल दूं तो दिस tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AO, यही है ना? ठीक, चलिए, तो अब खुद सोचिए कि ये ऑब्जेक्ट जैसे 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 आपके आंखों के करीब आएगा तो वैसे वैसे ये विजुअल एंगल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ठीक है, ठीक, वैसे वैसे ये विजुअल एंगल बढ़ेगा। तो इस विजुअल एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? दैट इज मैक्सिमम विजुअल एंगल, वो कितना होगा? तो मैक्सिमम विजुअल एंगल इज इक्वल टू tan थीटा नॉट, मैं करके डिनोट कर देता हूं। और खुद सोचिए कि इस tan थीटा नॉट की वैल्यू कब आएगी? तो तब आएगी जब ये x कम होगा, और x कम होते 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 कितना हो सकता है? तो x कम होते 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 25 सेंटीमीटर का हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम विजुअल एंगल वाले सिचुएशन में देखिए, मैं एक बार फिर से फिगर बना देता हूं कि ये हमारे पास ह्यूमन आई है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट को आप उठाकर कहां ले आए? ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है, इसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ले आए। तो ये जो 25 सेंटीमीटर है ना, इसी को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल डी। कहने का मतलब हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में बनने वाला ये जो एंगल है, ये एंगल सबसे बड़ा है, इस एंगल का नाम है थीटा नॉट। तो भाई ये tan ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया? तो ये हो गया AB डिवाइडेड बाई D, यानी कि ये ऑब्जेक्ट की हाइट यदि h है तो दिस इज इक्वल टू h बाई D होगा। दिस इज मैक्सिमम विजुअल एंगल जो हमारी ह्यूमन आई के लिए बन सकता है। ठीक है ना, इतनी सी बात। ओके, ठीक है, चलिए, तो इसी टर्म्स को हम लोग अभी यूज करने वाले हैं हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो इसीलिए इस टर्म को एक बार के लिए मैंने बता दिया। चलिए, तो अब नेक्स्ट इज, लिखिए सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं, एक नॉर्मल जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, यानी नॉर्मल जो एक कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस एयर में, वही हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए सबसे पहली बात कि इट इज कन्वर्जिंग लेंस। इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो अगेन, जैसे ह्यूमन आई के लिए जो दो केसेस हम लोगों ने पढ़ा, तो वही दो केसेस हमें किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए पढ़ना है। ठीक, तो केस नंबर 1 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। केस नंबर 1 से मेरे कहने का मतलब है नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या नाम निकाल रहे हैं इसका? नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट बोल दूं या रिलैक्स्ड आई विजन बोल दूं, ठीक है, एक ही चीज है। नॉर्मल एडजस्टमेंट या रिलैक्स्ड आई विजन से मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ होगा? तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ, सॉरी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी आपके ह्यूमन आई के लिए होगा। पहले सुनिएगा इसको, देखिए, पहले एक रे डायग्राम हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक, हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं कि केस नंबर 1 है हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट, या इसी चीज का दूसरा नाम है रिलैक्स्ड आई विजन। यानी इस सिचुएशन में जो हमारी ह्यूमन आई रहने वाली है वो लीस्ट स्ट्रेन्ड रहेगी, लीस्ट स्ट्रेन्ड या मोस्ट रिलैक्स्ड, मोस्ट रिलैक्स्ड। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि
ये है हमारे पास एक नॉर्मल ये है हमारे पास एक नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है? एक नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ऑप्टिकल एक्सिस ऐसे। ठीक है, ये जो नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस है इसके लिए फोकल लेंथ की वैल्यू है f। फोकल लेंथ कितना है? f। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये f, ठीक, या माइनस f बोल दीजिए, ये प्लस f। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट को हमें मैग्नीफाई करना है, जिस ऑब्जेक्ट को हमें इनलार्ज करके देखना है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग एग्जैक्टली इसी फोकस पर ही रख देते हैं। कहां रख देते हैं? शार्प इसी फोकस पर। क्योंकि जब आप इस फोकस पर ही अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो फोकस से, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का नाम निकाल देते हैं सबसे पहले AB, तो AB से आने वाली एक लाइट रेडिएशन ऐसे पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, और रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे कहां जाएगी? तो ये लाइट रे जाएगी फोकस से। ऐसे ही कोई दूसरी लाइट रे यदि मैं ड्रॉ कर दूं तो ये दूसरी लाइट रे हम लोग ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से दिखा देते हैं। तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों लाइट रे ऐसे पैरेलल हो गई है। यदि ये दोनों लाइट रे ऐसे पैरेलल हो गई है तो हम लोग ये कहते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइट रेडिएशन इधर कहीं इंफिनिटी पर जाकर मीट करती है। कहां मीट करती है? इधर इंफिनिटी पर। इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी पर हमारे पास कोई बड़ा सा इमेज बन रहा है A' B'। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, ये साइन ऐसा है, मतलब इस साइन का मतलब ये हो गया कि जो इमेज है वो लेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि ये जो हमारा नॉर्मल ये रिलैक्स्ड आई विजन था, तो उसमें तो ह्यूमन आई के लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता था। तो बिल्कुल अब भी वही बात है, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन आई होता है या जो ऑब्जर्वर होता है वो जस्ट इस लेंस के पीछे बैठा होता है, जस्ट इस लेंस के पीछे बैठा होता है। आपको पता है कि जहां कहीं पर भी मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होते हैं तो पहले एलिमेंट के द्वारा बनाया जाने वाला जो इमेज होता है वो दूसरे के लिए एज ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिए इस बात को कि ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है फोकस पर, तो कॉन्वेक्स लेंस ने इमेज बना दिया इंफिनिटी पर। अब जो कॉन्वेक्स लेंस का इमेज है वो ह्यूमन आई के लिए ऑब्जेक्ट है, वो ह्यूमन आई के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ह्यूमन आई का ऑब्जेक्ट कहां आ गया? इंफिनिटी पर। जैसे ही ह्यूमन आई का ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे आया तो इसी का तो नाम निकाला था हम लोगों ने रिलैक्स्ड आई विजन। इसी का क्या नाम निकाला था? रिलैक्स्ड आई विजन। ठीक है ना? ओके, तो इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग को कुछ नहीं पढ़ना है यहां पर, बस सिर्फ एक टर्म पढ़ना है, और उस इकलौते टर्म का नाम है मैग्नीफाइंग पावर। क्या नाम है इसका? मैग्नीफाइंग पावर। क्योंकि इससे रिलेटेड सारी बात आपको समझ में आ ही गई ना भाई, कि ये जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां है? इसके फोकस पर। इसने कहां इमेज बनाया? इंफिनिटी पर। इसका जो इमेज है वो ह्यूमन आई के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ह्यूमन आई के लिए ऑब्जेक्ट चला गया इंफिनिटी पर, तो ह्यूमन आई आ गया मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट में। ठीक है, यानी अभी आंखों के ऊपर कोई भी स्ट्रेन नहीं है, कोई भी फटीग नहीं है। ठीक है, हमारी आंखें बिल्कुल चिल है, रिलैक्स्ड। तो मैं क्या कह रहा था कि एक टर्म हम लोग यहां पर डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नीफाइंग पावर। क्या होता है ये मैग्नीफाइंग पावर? तो मैग्नीफाइंग पावर हम लोग सिंपली डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ विजुअल एंगल यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट to the maximum visual angle, to the maximum visual angle without using ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि मैग्नीफाइंग पावर सिंपली कहने का मतलब क्या हो गया कि वो विजुअल एंगल जो अब हमारी आंखों पे बन रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद, टू द मैक्सिमम विजुअल एंगल। भाई मैक्सिमम विजुअल एंगल तो आप जानते ही क्या होता है। मैक्सिमम विजुअल एंगल कितना होता है?
तो चलिए पहले ये विजुअल एंगल देख लीजिए। विजुअल एंगल कहने का मतलब है कि ये इमेज ने जो अभी हमारी आंखों पर एंगल बनाया है उस एंगल का नाम एक बार के लिए रख लेते हैं थीटा। ठीक है, ओके। तो ये जो हमारा विजुअल एंगल है ये हो गया tan थीटा डिवाइडेड बाय मैक्सिमम विजुअल एंगल। तो मैक्सिमम विजुअल एंगल को हम लोगों ने ये थीटा नॉट नाम दिया था, तो दिस विल बी tan ऑफ थीटा नॉट। ठीक है ना। मैक्सिमम विजुअल एंगल कब आता है? तो जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ होता है। ठीक है, चलिए बताइए भाई अभी ये tan थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो tan थीटा या तो ये दिस इनफाइनाइट लॉन्ग ऑफ ये इमेज होगा टू दिस, ये कैलकुलेट कर लीजिए, पर इसकी वैल्यू तो हमें पता है नहीं। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल तो सिमिलर ही होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर बाय दिस बेस कर दूं तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? तो ये तो फोकल लेंथ f होगा। तो दिस इज इक्वल टू AB बाई f और tan ऑफ थीटा नॉट को हम लोगों ने लिखा था AB बाई D। तो AB से AB कैंसल आउट हो गया और मैग्नीफाइंग पावर आ गया D बाई f। मैग्नीफाइंग पावर कितना आ गया? D बाई f। किस सिचुएशन में आ गया ये? तो ये आ गया हमारे पास नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। नॉर्मल एडजस्टमेंट कहने का मतलब होता है हमारी आंखें होती है रिलैक्स्ड स्टेट में, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेंस के लिए फोकस पर, इसने इमेज बनाया है इंफिनिटी पर, तो ये जो इंफिनिटी पर बना हुआ इमेज है यही हमारी ह्यूमन आई के लिए ऑब्जेक्ट है। मैग्नीफाइंग पावर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं रेशियो ऑफ विजुअल एंगल। विजुअल एंगल कहने का मतलब है जो आपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगाकर जो विजुअल एंगल क्रिएट किया है टू द मैक्सिमम विजुअल एंगल विदाउट यूजिंग एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको थीटा नॉट से डिनोट किया था पीछे। ये देख लीजिए एक बार फिर से कि ये tan ऑफ थीटा नॉट AB बाई D यानी कि H बाई D यही हमारा मैक्सिमम विजुअल एंगल है। वो तब आता है जब ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ होता है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया tan थीटा इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर बाय बेस और tan ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू AB बाई D। तो AB कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो इसी के लिए हमें अब इसका दूसरा केस पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा केस क्या है? तो देखिएगा सिंपल माइक्रोस्कोप में ही केस नंबर 2, इस केस 2 को हम लोग कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, या इसी का दूसरा नाम होता है, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन वाले स्टेट में हमारी जो ह्यूमन आई है अब वो मोस्ट रिलैक्स नहीं रह जाएगी। ठीक है, आंखों में कुछ ना कुछ स्ट्रेन आएगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेस आएगा, फटीग आएगा। ठीक है, हाँ, तो हम लोग कर रहे हैं इसके आगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 को ही हम लोग कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, या इसी सिचुएशन में जो हमारी ह्यूमन आई है वो लीस्ट रिलैक्स्ड और मोस्ट स्ट्रेन्ड होता है। ठीक है, ठीक इस सिचुएशन के लिए ही हमारी ह्यूमन आई लीस्ट रिलैक्स्ड या मोस्ट स्ट्रेन्ड होती है। कैसे? तो जरा देखिएगा कि ये है हमारे पास एक नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का कुछ फोकल लेंथ है f, कॉन्वेक्स लेंस का कुछ फोकल लेंथ हम लोगों ने मान लिया है f। तो ये हो गई हमारे पास इसका ऑप्टिकल एक्सेस। ठीक है, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस f, ये फोकस f। ठीक है, हाँ ये वाली बात सही है। तो अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि जो ऑब्जेक्ट है जिसे आपको मैग्नीफाई करना है, जिस ऑब्जेक्ट को आपको मैग्नीफाई करना है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा सा फोकस से आगे लेकर चलते हैं, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रख देते हैं। ये मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस कितना है x। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना है x। तो जरा इस ऑब्जेक्ट का नाम भी निकाल देते हैं AB। इस ऑब्जेक्ट से बनने वाली लाइट रेडिएशन मतलब रे डायग्राम हम लोग कैसा प्लॉट करेंगे, तो एक पैरेलल लाइट रे ऐसे आई और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये चला गया फोकस से। ऐसे ही कोई दूसरी लाइट रे यहां से आई और वो ऑप्टिकल सेंटर से चली गई। तो ये दोनों लाइट रे एक्चुअली तो कहीं मीट करेगा नहीं,
लेकिन ये दोनों लाइट रेडिएशन इधर किसी पॉइंट पर मीट होता हुआ अपीयर होगा। तो यहां पर हमें दिखाई देगा इसका इमेज जिसका नाम है A डैश B डैश। ठीक है, अब इसका नाम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन इसलिए है क्योंकि ये x हम लोग कुछ इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि ये जो इमेज डिस्टेंस है वो कैपिटल D यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आ जाए। किससे? लेंस से। लेंस से, क्योंकि अब जैसे ही लेंस ने एक इमेज बना दिया है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो जो हमारा ह्यूमन आई है, जो ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर इसके जस्ट पीछे बैठा हुआ है। ऑब्जर्वर कहां है? ऑब्जर्वर इसके जस्ट पीछे बैठा हुआ है। तो फिर से सुनिए कि लेंस के लिए उसका ऑब्जेक्ट x यूनिट की दूरी पर, लेंस ने बना दिया एक इमेज जो कहां पर है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब ये जो 25 सेंटीमीटर पर इमेज है A डैश B डैश, वो इमेज तो लेंस का है, लेकिन वही इमेज हमारे ह्यूमन आई यानी ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ह्यूमन आई के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर का हो गया। तो इसी का तो हम लोगों ने नाम निकाला था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। ठीक है, और इसी सिचुएशन में तो हमारी जो ह्यूमन आई है वो बिल्कुल कम से कम रिलैक्स और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेन्ड रहती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? तो हमें तो फिर से वही मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करना है। तो मैग्नीफाइंग पावर हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था बताइए? तो मैग्नीफाइंग पावर हम लोगों ने डिफाइन किया था रेशियो ऑफ विजुअल एंगल, मतलब रेशियो ऑफ विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट या फॉर्म्ड बाय इमेज यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू द मैक्सिमम विजुअल एंगल। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोगों ने क्या लिख लिया था बताइए? तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा बाय tan ऑफ थीटा नॉट, है ना। तो tan थीटा क्या लिखेंगे? ये थीटा होगा कौन सा एंगल? तो थीटा ये वाला एंगल, ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये इमेज यहां पर है, तो इमेज ने आंखों पे अभी कितना एंगल बनाया है? थीटा एंगल बनाया है। तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे दिस इज AB बाई एक्स। AB बाई एक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? x ले रखा है। और मैक्सिमम विजुअल एंगल कितना था? तो मैक्सिमम विजुअल एंगल था AB बाई D। तो AB से AB कैंसिल आउट हो गया, दिस इज D डिवाइडेड बाई x आ गया। ठीक है, D डिवाइडेड बाई x आ गया। चलिए, ऐसा है कि हमें तो इसका फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ तो गिवन है ना, तो हम लोग अपने इसी मैग्निफिकेशन को फोकल लेंथ के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं एक बार। ये तो एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ही सही, दिस इज इक्वल टू D बाई एक्स, यानी कि D हो गया 25 सेंटीमीटर, x हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो आप यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार के लिए मैं यदि यहां पर लगा लूं लेंस इक्वेशन, लेंस इक्वेशन क्या है? तो लेंस इक्वेशन है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही है ना। तो v की वैल्यू कितनी है बताइए? आप बोलेंगे v इज इक्वल टू माइनस डी है, क्योंकि साइन कन्वेंशन लगाइए, ये वाली साइड है नेगेटिव और ये वाली साइड है पॉजिटिव। v की वैल्यू माइनस डी है और u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू है माइनस एक्स, u की वैल्यू कितनी है? माइनस एक्स। तो यहां पे जो हमारे पास जवाब आ रहा है दिस इज माइनस 1/d माइनस माइनस प्लस 1/x, दिस इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से हमारे पास 1/x का जवाब आ रहा है, 1/x इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/d। ठीक है, यानी कि दिस इज इक्वल टू f प्लस d बाई f इंटू d। तो ये लीजिए, यहां से हमारे पास x का जो जवाब आ रहा है वो है f इंटू डी बाई एफ प्लस डी। एक्स को यहां से उठाइए और यहां रख दीजिए, तो यहां से हमारे पास मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? मैग्निफिकेशन आ जाएगा d बाई एक्स, x इज इक्वल टू f इंटू डी बाई एफ प्लस डी। ठीक है, तो ये d से d निपट गया और मैग्निफिकेशन आ गया हमारे पास 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ, ये याद रखना है आपको, 1 प्लस डी बाई एफ। अब मैं एक छोटी सी बात याद दिला दूं कि मैंने यहां पे d नहीं माइनस डी पहले ही पुट कर दिया है, तो अब आपको फिर से इसमें कोई साइन वाइन पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब इसका सीधा आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे? तो f की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और d भी पॉजिटिव 25 लेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि मैं यदि एक कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं, कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके लिए फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर का, कितने का? 5 सेंटीमीटर। तो बताइए इस सिचुएशन में, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन वाले सिचुएशन में मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा?
तो मैग्नीफाइंग पावर आप सीधा बोलिएगा 1 + 25/5 यानी कि मैग्नीफाइंग पावर होगा 6। किस सिचुएशन में? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन में। -25 मत कर दीजिएगा वहां, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई बात किससे रिलेटेड? ये सारी की सारी बात हो गई हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। तो दो ही फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, फटाफट साथ साथ याद कर लीजिए कि यदि ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है x डिस्टेंस की दूरी पर, यानी कि लेंस ने जो इमेज बनाया है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन वाला केस है, तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा है। किससे ज्यादा है? रिलैक्स्ड आई वाले स्टेट से। कितना ज्यादा है? 1 यूनिट ज्यादा है। यहां पर मैग्निफिकेशन 1 + d/f है। पिछले सिचुएशन में मैग्निफिकेशन सिर्फ और सिर्फ d/f के बराबर था, ठीक है। चलिए भाई, तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फटाफट से कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप? देखिए, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हमें फिर से वही दो केसेस डिस्कस करने हैं, जिसमें केस नंबर 1 है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फॉर्म कराना है पहले केस में। देखिएगा, तो ये एक रे डायग्राम यहां पर ड्रॉ करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रे डायग्राम साफ सुथरा ड्रॉ करना है यदि ये पेपर में आता है तो, ठीक है। तो कैसे रे डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं या कर सकते हैं, वही मैं एक एक करके बताता हूं, ठीक है। चलिए सुनिएगा, तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल एक्सिस। हम लोग यहां पर सबसे पहले एक छोटे अपर्चर का, एक छोटे फोकल लेंथ का लेंस लेते हैं। इस छोटे अपर्चर, छोटे फोकल लेंथ का नाम है, मतलब इस छोटे अपर्चर, छोटे फोकल लेंथ वाले लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को एक बार के लिए मैं f0 से डिनोट कर देता हूं। किससे? f0 से। तो ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये f0, ये -f0, ये इससे 2 गुना डिस्टेंस 2f0 और ये इससे 2 गुना डिस्टेंस -2f0, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, तो जो ऑब्जेक्ट हमें मैग्नीफाई करना है, हम लोग क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को f0 और 2f0 के बीच में कहीं रखते हैं। कहां रखते हैं? ये ऑब्जेक्ट है AB, इस ऑब्जेक्ट AB को कहां रख दिया? तो f0 और 2f0 के बीच में रख दिया है। ये पहली बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर रखा हुआ मिलेगा आपको, तो अब आप रे डायग्राम बनाएंगे ऐसा, कैसा? ऐसा कि एक पैरेलल आने वाली लाइट रेडिएशन लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद f0 से होकर गुजरती है। ऐसे ही कोई दूसरी लाइट रेडिएशन ये यहां से ऐसे आई और ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरी, तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली जो लाइट रेडिएशन है वो अनडिफ्लेक्टेड, अनडेविएटेड जाती है। तो बताइए भाई, इसके लिए कैसा इमेज आपको दिखाई दे रहा है? तो इसके लिए आपको यहां पर एक रियल इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रहा है। इसका नाम निकाल देते हैं A', B'। चलिए, तो इस डिस्टेंस को हम लोग नाम दे देंगे, दिस इज U0, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, और इस डिस्टेंस को नाम दे देंगे V0, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। अभी हमारा आधा ही काम खत्म हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए है क्योंकि यहां पर सिर्फ एक लेंस नहीं होता है, एक दूसरा लेंस और भी होता है जिसका नाम है आईपीस। इस दूसरे लेंस का क्या नाम है? दूसरे लेंस का नाम है आईपीस, आईपीस। और ये जो हमारा दूसरा लेंस आईपीस है, इसकी फोकल लेंथ FE से डिनोट कर रहा हूं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस है, दोनों के फोकल लेंथ छोटे छोटे होते हैं। ऑब्जेक्टिव का ज्यादा छोटा होगा। यदि दो लेंस दे दिया जाए कंपैरिजन करने के लिए कि बताओ किसे ऑब्जेक्टिव लोगे किसे आईपीस लोगे, तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा लेना है, आईपीस का उससे थोड़ा बड़ा लेना है। ठीक है, दोनों का अभी मैं जस्ट ये जो हम लोग एंड रिजल्ट निकालेंगे वहां से प्रूव भी हो जाएगा कि फोकल लेंथ जितना छोटा छोटा होगा मैग्नीफाइंग पावर उतना ज्यादा आएगा। पहली बात। दूसरी बात कि आप इसी रे डायग्राम से ही देख पा रहे होंगे कि ये आईपीस का अपर्चर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। आईपीस का जो अपर्चर है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, किससे? ऑब्जेक्टिव लेंस के मुकाबले। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास आईपीस है, ये आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर कहीं यहां पर है, आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर कहीं यहां पर है। ठीक है, तो ये आईपीस आपका मूवेबल होता है, आप इसे स्लाइड करा सकते हैं ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग। तो इसे हम लोग कुछ इस हिसाब से स्लाइड कराते हैं कि ये आईपीस का फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कहीं यहां आ जाए। ठीक है, आईपीस का
जो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कहीं यहां पहुंच जाए, यहां, ठीक है, उससे क्या होगा, तो उससे ये जो a डैश b डैश है, जो इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस का, यही इमेज तो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बनने वाला है, तो उसके लिए फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ ऑफ आईपीस से छोटा हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पर, ठीक है ना। तो अब ये देखिए कि ये एफ ऑफ आई पीस, ये दूसरी साइड का एफ ऑफ आई पीस, ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग u ऑफ आई पीस नाम दे देंगे, ठीक है। और ये जो लाइट रेडिएशन है, ये लाइट रेडिएशन ऐसे लेंस तक पहुंची, ठीक है, और इसके अलावा कोई दूसरी लाइट रे यहां से ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो वो तो अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड जाएगी। कोई और दूसरी लाइट रे ले लीजिए जो पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस है, तो वो कहां से जाएगा, वो ऐसा फोकस से जाएगा। और ये दोनों लाइट रेडिएशन, ये दोनों लाइट रेडिएशन यहां कहीं मीट करेंगे, मतलब अपीयर टू बी मीटिंग होंगे, और ये यहां पर आ जाएगा आपके पास एक इमेज, यहां पर क्या आ जाएगा बताइए, एक इमेज आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी ऐसा ही दिखा सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा ऑब्जर्वर होता है, ये ऑब्जर्वर यहीं पर पीछे बैठा हुआ होता है, यहीं पर, ठीक है। तो सबसे मेन जो मुद्दे की बात है वो ये है कि जैसा मैं बता रहा था कि आप इस आईपीस को स्लाइड करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो आईपीस को हम लोग इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस d यानी कि 25 सेंटीमीटर के बराबर का हो जाए। किसके बराबर का? 25 सेंटीमीटर के बराबर का हो जाए, ठीक है ना। कितना हो जाए? 25 सेंटीमीटर के बराबर का हो जाए, ठीक है। तो फिर से वही बात देखिए कि आईपीस ने इमेज कहां बनाया? 25 सेंटीमीटर पर। आईपीस का जो इमेज होगा वो ह्यूमन आई के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो ह्यूमन आई के लिए उसका ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। और जब ह्यूमन आई के लिए उसका ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, तो इसी सिचुएशन में तो हमारी ह्यूमन आई जो है वो मोस्ट स्ट्रेस्ड या लीस्ट रिलैक्स्ड होती है, लीस्ट रिलैक्स्ड होती है, ठीक है ना। इतनी सी बात सही है। अब ये जो फाइनल इमेज बना, इसको फाइनल इमेज का भी नाम निकाल देते हैं कुछ, A''B''। और ये जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का सेपरेशन है, इसे ट्यूब लेंथ L से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं इसे? ट्यूब लेंथ L से डिनोट करते हैं। तो यहां पर यदि हमें लिखना है मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर, तो आपको पता है कि जब इस तरीके से दो लेंसेज या दो से ज्यादा लेंसेज एक दूसरे के साथ आस पड़ोस में बिल्कुल टच करा कर रखा जाए या दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो हम लोग नेट मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं, तो वो नेट मैग्निफिकेशन हम लोग डिफाइन करते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द लेंस। यानी कि कुछ ना कुछ इसने मैग्निफिकेशन किया, कुछ ना कुछ इसने मैग्निफिकेशन किया, टोटल नेट मैग्निफिकेशन कितना होगा? दोनों के द्वारा बनाए जाने वाले मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन। तो ये पहला मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का है, दूसरा मैग्निफिकेशन आईपीस का है, ठीक है। तो यदि मैं मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करूं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको बिल्कुल सिंपल सारी बातें समझ में आ रही है कि ऑब्जेक्टिव के लिए उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है f0 टू f0 के बीच में, तो उसने इमेज बना दिया यहां से v0 डिस्टेंस की दूरी पर। तो इसने कैसा इमेज बनाया है? तो एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो इसके लिए मैग्निफिकेशन आप लिखेंगे v0 डिवाइडेड बाय u0 के बराबर, ठीक है। मैं इस मैग्निफिकेशन के बारे में कमेंट कर देता हूं कि ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, यानी प्रॉपर आप जब साइन पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस v0, ये हो जाएगा माइनस u0। नेगेटिव है, इसका मतलब है कि यहां पर बनने वाला जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। लेकिन ये जो आईपीस है, तो आईपीस ने कैसा इमेज बनाया बताइए? तो आईपीस ने तो वर्चुअल इमेज बनाया है,
है ना, जो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड है। तो आईपीस के लिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ऑफ आईपीस होगा। ठीक है, इसके लिए मैग्निफिकेशन कैसा है, इसके लिए मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव, क्योंकि इसने वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाया है। तो बताइए भाई जरा कि नेट मैग्निफिकेशन कितना है। तो नेट मैग्निफिकेशन है हमारे पास V नॉट बाई यू नॉट, मैं यहां माइनस साइन लगा देता हूं, इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। अब जब मैंने माइनस साइन लगा दिया है तो आप बस वैल्यूज पटक दीजिएगा, मैग्नीट्यूड पुट कर दीजिएगा, है ना। इस नेगेटिव मैग्निफिकेशन का एक मतलब और है, वो ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, तो जो फाइनल इमेज है वो ऑप्टिकल एक्सिस के नीचे रखी हुई है, नीचे की साइड इन्वर्टेड है। ठीक है, ओके। अब इसी में एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन हम लोग और कर सकते हैं, वो ये है कि यदि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u नॉट है, u नॉट, आप इस u नॉट को अप्रोक्सीमेटली f नॉट के बराबर का बना दें, अप्रोक्सीमेटली f नॉट के बराबर का बना दें, यानी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल f नॉट से थोड़ा सा जस्ट पीछे रखें, जस्ट पीछे, मतलब 1-2 मिलीमीटर पीछे ऐसा। तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, तो उसकी इमेज थोड़ी सी इधर की तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है, तो मतलब ये समझ रहे हैं कि आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लेके आ रहे हैं तो इमेज आगे जा रहा है, ऑब्जेक्ट को फोकस के जस्ट पहले रखा, तो ये जो इमेज डिस्टेंस v नॉट होगा वो v नॉट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्यूब के बराबर आप लिख सकते हैं, l के बराबर, यानी दोनों लेंसेज के बीच के सेपरेशन के बराबर। तो इसी मैग्निफिकेशन नेट को आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू l टाइम्स ऑफ f नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है और ये एक एक्यूरेट रिजल्ट है। ठीक है, ओके। दोनों लेंसेज के बीच की सेपरेशन यानी कि ट्यूब लेंथ वो कितना है, तो ट्यूब लेंथ देखिए ये सेपरेशन हो गया v नॉट प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ue, मतलब ue को साइन के साथ मत पटक दीजिएगा क्योंकि हम लोग सेपरेशन निकाल रहे हैं, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ue पॉजिटिव ही लीजिएगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो ये कौन सा केस हो गया हमारा बताइए, तो ये पहला केस हो गया। ठीक है, ये पहला केस हो गया। इसी में आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा केस करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो उस सिचुएशन में बताइए कि ह्यूमन आई कैसी होगी, तो ह्यूमन आई होगी मोस्ट रिलैक्स्ड। ठीक है, मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट। देखिए ये ऑप्टिकल एक्सिस है, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर हमारे पास पहला एक लेंस है, ये जो लेंस है इस लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो है एफ नॉट। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कितना है, एफ नॉट। ओके, यदि ये एफ नॉट है तो ये वाला डिस्टेंस भी तो एफ नॉट है, ये वाला डिस्टेंस भी तो एफ नॉट के बराबर है। ओके, चलिए इससे 2 गुना डिस्टेंस 2f नॉट यहां पर डिनोट कर लेते हैं, इससे 2 गुना डिस्टेंस 2f नॉट यहां पर डिनोट कर लेते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कोई सा भी केस हो, चाहे ये रिलैक्स डाई विजन वाला केस हो या डिस्टिंक्ट डाई विजन वाला केस हो, डिस्टिंक्ट आई विजन जो कर लिया इसी को हम लोग रिलैक्स्ड आई विजन भी बोलते हैं। मैं यहां लिख भी देता हूं कि दिस इज रिलैक्स्ड आई विजन या नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट इस सिचुएशन में भी हम लोग कहां रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट इस सिचुएशन में भी हम लोग एफ नॉट और 2f नॉट के बीच में कहीं रखेंगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट आपका f नॉट और 2f नॉट के बीच में रखा हुआ है तो ऐसी आने वाली एक पैरेलल लाइट रेडिएशन लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गई और कोई दूसरी लाइट रेडिएशन ऐसे आ गई, तो इन दोनों लाइट रेडिएशन का ये यहां पर आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये बन गया इमेज। तो इस डिस्टेंस को क्या नाम दे देंगे बताइए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u नॉट, और इस डिस्टेंस को क्या नाम दे देंगे, इमेज डिस्टेंस v नॉट। ठीक है, चलिए इतनी बात सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद हम लोग लगा लेते हैं अपना दूसरा लेंस। इस दूसरे लेंस का नाम है आई पीस, आई पीस। और ये जो हमारा आई पीस है, जैसा मैंने आपको बताया कि आई पीस होता है मूवेबल,
आप इसे स्लाइड करा सकते हैं ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग, ठीक। तो ये जो आईपीस था, उस आईपीस का फोकल लेंथ कितना था? आईपीस का फोकल लेंथ हम लोगों ने एफपी से डिनोट किया था। ओके, तो ये आईपीस हम लोग इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि इसी पोजीशन पर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस आ जाए, इस पोजीशन पर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस आ जाएगा तो क्या फायदा होगा? ये जो डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस विल बी सेम एज फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। सॉरी, यही फोकल लेंथ ऑफ आईपीस भी है। अब इससे क्या हुआ? तो इससे ये हुआ कि ये जो दो लाइट रे यहां से लेंस तक पहुंची है, तो ये दोनों लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे पैरेलल हो जाएगी। या आप कोई दूसरी लाइट रे भी लेते हैं जो ऐसा जाएगा, या कोई तीसरी लाइट रे भी लेते हैं जो इसके फोकस से होकर जा रही है। तो ये सारी लाइट रेडिएशंस, ये सारी लाइट रेडिएशन सब पैरेलल होगी, पैरेलल। समझ रहे हैं? सारी लाइट रेडिएशन कैसी हो चुकी है? पैरेलल हो चुकी है, ठीक। चलिए, ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया, ट्यूब लेंथ L। तो यहां पर आइए, सबसे पहले फिर से एक बार के लिए हम लोग नेट मैग्नीफाइंग पावर या नेट मैग्निफिकेशन डिफाइन कर लेते हैं। तो नेट मैग्नीफाइंग पावर या नेट मैग्निफिकेशन कितना होगा? तो आप फिर से बोलेंगे ऑब्जेक्टिव इनटू आईपीस के मैग्निफिकेशन के बराबर, यानी दोनों लेंसेज के द्वारा प्रोड्यूस्ड मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट। तो ऑब्जेक्टिव में तो हम लोगों ने कोई छेड़खानी किया ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो वही पिछले सिचुएशन जैसा है, यानी ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन कितना है? तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है V0 अपॉन U0 के बराबर का, ठीक है ना। V0 अपॉन U0 के बराबर का मैग्निफिकेशन है किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड होगा तो ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि इसने तो बनाया है एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। वेयर एज जो आईपीस का मैग्निफिकेशन है, तो आईपीस के लिए कौन सा केस है? रिलैक्स डाइविजन वाला केस है, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस है। नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले सिचुएशन में जो मैग्निफिकेशन होता है वो हम लोगों ने सबसे पहले क्लास के स्टार्टिंग में डिराइव किया, D अपॉन FE के बराबर था, ठीक है ना। तो यहां पर जब आपको नेट मैग्निफिकेशन लिखना होगा तो नेट मैग्निफिकेशन विल बी V0 बाई U0 इनटू सीधा आप लिख देंगे D अपॉन FE के बराबर, D अपॉन FE के बराबर, सिंपल। हाँ, आप चाहें तो यहां पर मैं एक माइनस साइन लगा देता हूं, तो अब आप कोई माइनस साइन मत लगाइएगा, आप कोई माइनस साइन मत लगाइएगा, ये माइनस साइन मैंने U0 के लिए लगाया है, ठीक है। ओके, फिर से क्या यहां पर भी हम लोग वही वाला अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कौन सा अप्रोक्सीमेशन? तो वो जो U0 है, यदि वो लगभग F0 के बराबर हो गया, तो जो V0 है वो लगभग ट्यूब लेंथ L के बराबर हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास नेट मैग्निफिकेशन होगा, वो नेट मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? तो माइनस टाइम्स ऑफ L अपॉन F0 इंटू D बाई FE, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं इस रिजल्ट से या ऊपर वाले रिजल्ट से कि ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव या फोकल लेंथ ऑफ आईपीस जितना छोटा होगा, नेट मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड उतना बड़ा होगा। और ये ट्यूब लेंथ L कितना हो गया? तो ये जो हमारे पास ट्यूब लेंथ L है, ये जो हमारे पास ट्यूब लेंथ L है, इसकी वैल्यू है V0 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के बराबर, ठीक है। ये हमारे पास ट्यूब लेंथ। तो यही दो केसेस हैं। इसमें मैं फिर से बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही रे डायग्राम ही है। रे डायग्राम जब भी बनाएं तो एरो बनाना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि यदि आप एरो बनाना भूलेंगे तो नंबर तो आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई भाई सारी बात, बना लिया ना रे डायग्राम? ऑलराइट, ठीक है, कूल। तो फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस बारे में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारे पास अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है टेलीस्कोप, ठीक है। किस काम आता है टेलीस्कोप? तो टेलीस्कोप की जो काम करने की जो फंक्शनैलिटी है वो माइक्रोस्कोप से कंप्लीटली अलग है। माइक्रोस्कोप तो छोटे मोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखने के काम आता था, लेकिन टेलीस्कोप दूर दराज किसी रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के काम आता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो कितने टाइप के टेलीस्कोप होते हैं हमारे पास? तो ये सुनिएगा,
कि टेलीस्कोप प्राइमरली तो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और दूसरा होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये नंबरिंग थोड़ा गलत है, पहला ये रिफ्लेक्टिंग है और दूसरा ये रिफ्लेक्टिंग है। इस रिफ्रैक्टिंग के दो टाइप होते हैं, रिफ्रैक्टिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। हमें क्या पढ़ना है, हमें ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ना है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहने का मतलब है वो टेलीस्कोप जिसका यूज करके आप किसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को, किसी सेलेस्टियल बॉडी को देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सन, मून या कोई स्टार वगैरह को देखने के लिए जो टेलीस्कोप यूज किया जाता है, तो वही टेलीस्कोप क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहलाता है। समझ गए ना, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम लोग फिर से वही दो केसेस पढ़ेंगे। कौन से दो केसेस, तो पहला जब फाइनल इमेज हमारा डिस्टिंक्ट आई विजन पर फॉर्म होगा और दूसरा जब फाइनल इमेज हमारी आंखों से रिलैक्स्ड आई विजन पर फॉर्म होगा, ठीक है। तो सुनिएगा यहां पर क्या डिफरेंस है, देखिए ये है हमारे पास ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक। अब ये जो पहला लेंस होता है यहां पर जिसका नाम ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस काफी बड़े अपर्चर का, काफी बड़े फोकल लेंथ का लेंस होता है, ठीक है। साथ साथ बनाइए, कोशिश कीजिए, भले ही गलत बनाइए लेकिन बनाइए साथ साथ, ठीक है। कि पहला लेंस काफी बड़े अपर्चर का, काफी बड़े फोकल लेंथ का लेंस होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो ऑब्जेक्ट इस लेंस से काफी ज्यादा दूर है। जैसा मैंने बोला कि कोई सेलेस्टियल बॉडी है, यानी कि काफी दूर इंफिनिटी पर पड़ी हुई है। तो इंफिनिटी पर पड़ी हुई है तो इससे आने वाली जो लाइट रेडिएशन है, वो लाइट रेडिएशन कुछ इस तरीके से दिखा दूं, ऐसा चलेगा, ठीक है। ये अब ये जो लाइट रेडिएशन है, ये लाइट रेडिएशन हम लोगों को पता है कि लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये इधर किसी पॉइंट पर मीट कर रहा है, ठीक है। ये लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इधर किसी पॉइंट पर मीट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी इस लेंस का फोकस होगा। ये प्रिंसिपल फोकस नहीं होगा, प्रिंसिपल फोकस के जस्ट नीचे होगा। मतलब प्रिंसिपल फोकस कहीं यहां पर है, कितना मार्क किया है हम लोगों ने, F0 मार्क किया है, ठीक है। तो ये जो इंफिनिटी पर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट था, तो उसकी ऐसी हमारे पास एक इन्वर्टेड इमेज बन चुकी है जिस इमेज का नाम है AB। एक बार के लिए इस एंगल को हम लोग नाम दे देते हैं अल्फा। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बताइए, अल्फा, ठीक है। पहले लेंस का काम हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहीं पर लगाते हैं हमारा दूसरा लेंस। ये दूसरा लेंस रिलेटिवली छोटे अपर्चर का और छोटे फोकल लेंथ का कोई लेंस है। इस लेंस का नाम है आईपीस। इस लेंस का क्या नाम है, तो आईपीस नाम है। और इस आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो FE है, ठीक है। तो इसमें भी यही आईपीस हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप इस आईपीस को स्लाइड करा सकते हैं, आगे पीछे स्लाइड करा सकते हैं। तो ये हम लोग स्लाइड कराते हैं और कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ये U ऑफ आईपीस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस से छोटा हो जाए, मतलब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कहीं यहां जाए, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, तो इससे होगा ये फायदा कि ये जैसे कोई लाइट रे यहां से ऐसे आई है, ये कोई दूसरी लाइट रे ऐसे आई है, ठीक है। चलिए एक पैरेलल लाइट रे में ऐसा और ड्रॉ कर लेता हूं। ये F ऑफ आईपीस था, ये एक पैरेलल लाइट रे यहां से हम लोग ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं और इसको ऐसे आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो इसका ये दूसरी साइड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कहीं यहां है, ये थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखिएगा मैं क्या कह रहा था कि अब इसके बाद से एक लाइट रे ऐसा पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर दिया और दूसरा इसी को एक्सटेंड कर दिया आगे। तो यहां पर ये जो आने वाली लाइट रेडिएशन है, ये लाइट रेडिएशन ऐसे, ये लाइट रेडिएशन ऐसे इसके फोकस से होकर जाएगी। तो ये जो लाइट रे है और ये दूसरी लाइट रे,
ऐसे चली गई। तो ये दोनों लाइट रे का एक वर्चुअल इंटरसेक्शन यहां कहीं पर होता हुआ अपीयर होगा। ठीक है, ठीक है। आप चाहें तो और भी लाइट रे यहां से दिखा सकते हैं, जैसे एक लाइट रे यहां से आप ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से दिखा दीजिए, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली भी लाइट रे इधर किसी पॉइंट पर मीट होती हुई अपीयर होगी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आईपीस को हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से एडजस्ट किया है कि ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस कैपिटल डी यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी के बराबर है। कैपिटल डी यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी के बराबर है। समझ गए? ठीक है, तो इसके बाद ये जो बनने वाला हमारा एंगल है, इस एंगल का नाम है बीटा। इस एंगल का क्या नाम है? बीटा नाम। समझ गए? फिर से देख लीजिए, ऑब्जेक्ट कहां पर था? इंफिनिटी पर। तो इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेडिएशन रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस के जस्ट नीचे कन्वर्ज हो गई। इसके आगे हम लोगों ने कोई दूसरा लेंस लगा दिया है जिसका फोकल लेंथ छोटा है और अपर्चर भी थोड़ा छोटा है। इस दूसरे लेंस का क्या नाम है? दूसरे लेंस का नाम है आईपीस। आईपीस की फोकल लेंथ एफई है। तो आईपीस को बस कुछ नहीं किया है, ऐसे एडजस्ट किया है ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूई है इसके फोकल लेंथ से छोटा हो जाए, जिसकी वजह से ये एक वर्चुअल इमेज फॉर्म कर दे जो कि इरेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इरेक्ट हो, यानी कि ऑप्टिकल एक्सिस के दोनों ही नीचे हैं, और ये इमेज डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर का है। इमेज डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर का है। चलिए, तो यहां पर यदि हमें मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करना है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर होता था रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, टू द मैक्सिमम विजुअल एंगल, मतलब विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू द मैक्सिमम विजुअल एंगल। तो ये थीटा बाय थीटा नॉट होता था। अब देखिए, मैक्सिमम विजुअल एंगल लिखने में तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना? एक सेकंड रुकिएगा। मैग्निफिकेशन का यही फॉर्मूला था ना। मैग्निफिकेशन क्या था? तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू थीटा बाय थीटा नॉट। थीटा क्या था? तो थीटा था एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद जो इमेज बना है वो यहां पर बना है। इस इमेज का नाम है ए डैश बी डैश। तो ऑब्जर्वर हमारा कहां पर है? ऑब्जर्वर यहीं पर है। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो एंगल कितना है? बीटा। तो थीटा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? बीटा या टैन बीटा लिख देता हूं। ठीक है, थीटा नॉट क्या होता था? तो थीटा नॉट होता था मैक्सिमम विजुअल एंगल। ठीक है ना, मैक्सिमम विजुअल एंगल। अब मैक्सिमम विजुअल एंगल तो तब बनता था जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ होता था। तो वो 25 सेंटीमीटर वाला काम अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कहां पर पड़ा है? इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर पड़े हुए किसी स्टार या मून को थोड़ी ना उठाकर 25 पर ले आएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो थीटा नॉट है, इस थीटा नॉट को हम लोग रिप्लेस कर देंगे अल्फा से। इससे? अल्फा से। तो अल्फा कहने का मतलब हो गया वो एंगल जो ऑब्जेक्ट अपने एक्चुअल पोजीशन पर पड़े पड़े हमारी ह्यूमन आई पर फॉर्म करता है। ठीक है, तो टैन बीटा, चलिए इस ट्राइंगल से लिख लीजिए। टैन बीटा क्या लिखेंगे? तो टैन बीटा हम लोग लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाय यू ऑफ आई पीस। ठीक है, और टैन अल्फा क्या लिखेंगे? तो टैन अल्फा इधर नहीं, इस ट्राइंगल से लिख लीजिए। ये तो समझ रहे हैं ना कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो टैन अल्फा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि दिस इज इक्वल टू ए बी बाय एफ नॉट। ये कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज इक्वल टू एफ नॉट बाई यूई है। एफ नॉट बाई यूई। अब यहां पर भी आप जब साइन कन्वेंशन लगाते हैं तो ये वाली साइड आती है नेगेटिव, ये वाली साइड आती है पॉजिटिव, ये वाली साइड नेगेटिव, ये वाली साइड पॉजिटिव। तो आप ये यूई के आगे क्या लगा देंगे? माइनस साइन लगा देंगे। ठीक, लेकिन अक्सर सवाल के अंदर तो हमें फोकल लेंथ दे रखा होता है, तो हमें इस u ऑफ आईपीस को रिप्लेस करना होगा किससे? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस से। ठीक है, कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे लेंस इक्वेशन, और लेंस इक्वेशन क्या होगा? तो लेंस इक्वेशन इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f।
तो V इज इक्वल टू कितना है, V इज इक्वल टू है -d, ठीक है ना, V इज इक्वल टू -d है, और U कितना है, U है -u ऑफ आई पीस, F कितना है, F इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो जरा डालिए इन तीनों वैल्यूज को, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 1/d माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन u ऑफ आई पीस, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो 1 अपॉन u ऑफ आई पीस इज 1/fe प्लस 1/d। यहां से यदि हम लोग 1 अपॉन fe ले लें बाहर, तो 1 प्लस fe/d लिख सकते हैं इसको, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको उठाइए यहां से और यहां रख दीजिए, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का जवाब आ जाएगा। दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ f0 बाई fe इंटू 1 प्लस fe/d। ये लीजिए, समझ गए। तो फिर से ये जो रे डायग्राम बनाया है, रे डायग्राम में कहीं पर भी एरो एरो मार्क करना मत भूलिएगा। मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि जो मैग्निफिकेशन था वो थीटा अपॉन थीटा नॉट को tan बीटा बाई tan अल्फा से रिप्लेस किया है। यहां पर बीटा हमारे पास जो इमेज ने ह्यूमन आई पर एंगल बनाया है वो वाला एंगल है, और अल्फा जो कि मैक्सिमम विजुअल एंगल थीटा नॉट के बदले लिखा गया है वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट को अब 25 सेंटीमीटर पर नहीं ला सकते हैं, तो थीटा नॉट की बजाय हम लोगों ने अल्फा यानी कि ऑब्जेक्ट अपने एक्चुअल पोजीशन पर पड़े पड़े जो हमारी ह्यूमन आई पर एंगल बनाता वो अल्फा के बराबर होता उससे रिप्लेस कर दिया है। तो मैग्निफिकेशन आ गया था माइनस टाइम्स ऑफ f0 बाई ue, और ue को हम लोगों ने लेंस इक्वेशन लगा करके रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो एंड रिजल्ट रख लीजिएगा, ठीक है। यदि ये वाली बात समझ आ गई है तो बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास इसका दूसरा केस है, और वो दूसरा केस क्या है, तो दूसरा केस है जब हमारे पास तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा केस हम लोग निपटाते हैं जिसमें फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, या इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं हमारी ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। यहां पर पड़ा हुआ है एक बड़े अपर्चर बड़े फोकल लेंथ का लेंस जिसका नाम है क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस। इस ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो है f0, ठीक है। ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर O। इमेज कहां है, सॉरी ऑब्जेक्ट कहां है, तो ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे। अब यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी पर पड़े हुए इस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रेडिएशन है वो ये तो ऐसे चली गई, कोई दूसरी लाइट रेडिएशन जो ऐसे आ रही थी, कोई तीसरी लाइट रेडिएशन जो ऐसे आ रही थी, ये सारी की सारी लाइट रेडिएशन इससे रिफ्रैक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट हो रही है, मीट हो रही है, ठीक है। ये आया ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये फोकल लेंथ, मतलब सॉरी ये फोकस है, प्रिंसिपल फोकस नहीं है। किसी लेंस के पास ढेर सारे फोकाई होते हैं, ठीक है, तो ये एक फोकल प्लेन होता है जिसमें उसके सारे फोकस लाई करते हैं। तो ये है एफ नॉड, ये क्या है एफ नॉड, सॉरी ये एफ नॉड मैं यहां पर लिखूंगा ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर, ये प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का हम लोग नाम निकाल देते हैं, दिस इज ए बी, ये क्या है ए बी। ठीक उसी तरीके से ये वाला एंगल फिर से हम लोग अल्फा मार्क कर लेते हैं, तो ये वाला भी तो एंगल अल्फा ही होगा, ओके ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब इसके आगे क्या किया जाए, तो इसके आगे फिर से हम लोग लगाएंगे एक दूसरा लेंस, और इस दूसरे लेंस का नाम रखेंगे आई पीस। दूसरे लेंस का क्या नाम रखेंगे, आई पीस। और इस आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो एफ ऑफ ई के बराबर है, एफ ऑफ ई के बराबर। तो फिर से जैसा हम लोग जानते हैं कि ये आई पीस होता है मूवेबल, आप इसे स्लाइड करा सकते हैं, तो ये स्लाइड करा के हम लोग कुछ इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि ये जो डिस्टेंस यू ऑफ आई पीस है वो एग्जैक्टली फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के बराबर हो जाए, एग्जैक्टली फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के बराबर ही हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, तब ऐसा करने से ये होगा कि ये जो दो लाइट रेडिएशन यहां से चलते 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 लेंस पर पड़ेगी, यस, या इसके अलावा आप कोई दूसरी लाइट रेडिएशन ले लीजिए। ऐसे मैं एक ऑप्टिकल सेंटर से ले लेता हूं, ये वाली लाइट रे ऐसा, ये वाली लाइट रे ऐसा।
तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये सारी की सारी लाइट रेडिएशन, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये सारी की सारी लाइट रेडिएशन हो चुकी है पैरेलल। ठीक है, ये वाला एंगल हम लोगों ने अल्फा मार्क किया था, कितना मार्क किया था? अल्फा। तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल मार्क कर देते हैं बीटा। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या काम करेंगे? वही काम करेंगे। ये डिस्टेंस था एफ नॉट और ये वाला डिस्टेंस एफ ई के बराबर है, मैं इधर भी मार्क कर देता हूं, ये एफ ई के बराबर है। तो फिर से जो मैग्निफिकेशन होगा, बताइए वो मैग्निफिकेशन कितना होगा? तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan ऑफ अल्फा के बराबर होगा। तो tan बीटा आपकी बारी क्या लिखेंगे? tan बीटा हम लोग लिखेंगे ए बी बाई ये डिस्टेंस एफ ई है, यू की वैल्यू किसके बराबर? एफ ई के बराबर है। और tan अल्फा क्या है? तो tan अल्फा है ए बी बाई एफ नॉट के बराबर। ए बी कैंसिल आउट हो गया, यहां पर मैं एक माइनस साइन लगा देता हूं। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आ चुका है माइनस टाइम्स ऑफ एफ नॉट बाई एफ ई के बराबर। ठीक है, ये ऑलरेडी फोकल लेंथ के ही टर्म्स में आ रहा है, तो मैग्निफिकेशन यहां पर कितना है? माइनस टाइम्स ऑफ एफ नॉट बाई एफ ई के बराबर। समझ गए? अच्छा, ये ट्यूब लेंथ मैंने यहां पर नहीं लिखा, तो ट्यूब लेंथ एल इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई के बराबर होगा। और पिछले सिचुएशन में यही एफ ई नहीं बल्कि यू ई था। ट्यूब लेंथ कहने का मतलब हो गया दोनों लेंसेज के बीच की सेपरेशन। ठीक है भाई, ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि साइन कन्वेंशन लेंगे, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किस बारे में कि देखिए एक दूसरे टाइप का टेलीस्कोप हमारे पास और भी होता है जिसे हम लोग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बोलते हैं। ठीक है, उसमें रिफ्रैक्शन का नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। और जो मिरर यूज्ड होते हैं वो स्फेरिकल नहीं बल्कि पैराबोलिक मिरर यूज होते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं इस रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के ऊपर। ठीक है, क्या है वो एडवांटेजेस? वो कम से कम 3-4 एडवांटेज आप याद रखिएगा, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। ठीक है, तो जो कॉन्केव मिरर या पैराबोलिक मिरर जो यूज किया जाता है, ठीक है, वो लार्ज अपर्चर का होता है, जिसकी वजह से जो गैदरिंग पावर है वो काफी हाई होती है। किसमें? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। ठीक है, दूसरी बात ये यही है कि अपर्चर काफी ज्यादा बड़ा होने की वजह से उसका रिजॉल्विंग पावर काफी हाई होता है। ठीक, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि चूंकि वहां पर मिरर यूज किया जाता है तो उसमें किसी टाइप का कोई क्रोमैटिक एबिरेशन नहीं होता है। क्रोमैटिक एबिरेशन क्या होता है? तो आपको ये पता होगा कि यदि लेंस है तो लेंस के ऊपर जब व्हाइट लाइट आती है तो ये सारी व्हाइट लाइट एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं होती है। वायलेट तो पहले कन्वर्ज हो जाता है और रेड बाद में कन्वर्ज होता है। ऐसा कब होगा? ऐसा रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। लेकिन यदि आप लेंस ना यूज करके मिरर यूज करते हैं, वो भी स्फेरिकल शेप का, सॉरी स्फेरिकल नहीं पैराबोलिक शेप का, स्फेरिकल में तो फिर से आपके पास स्फेरिकल एबिरेशन होता ही है। पैराबोलिक मिरर में कोई एबिरेशन यानी कि कोई डिफेक्ट नहीं होता है। एबिरेशन का मतलब डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो यही ये पैराबोलिक मिरर यूज किया है तो वो स्फेरिकल एबिरेशन खत्म हो जाता है और रिफ्लेक्शन की वजह से क्रोमैटिक एबिरेशन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर या गैदरिंग पावर इसकी हाई है। कम से कम ये 3 पॉइंट तो आप याद रखिएगा ही रखिएगा। क्या? कि कोई क्रोमैटिक एबिरेशन नहीं है, कोई स्फेरिकल एबिरेशन नहीं है और इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो हाई है। ठीक है, चलिए इतना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में ये काफी है। ठीक है।